लेक्चर नंबर 1 है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए ये चीज़ पढ़ना है। पेपर नंबर 5 है ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, चाहे आप BBMQ से पढ़ रहे हो, चाहे आप VVU से पढ़ रहे हो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, चाहे आप BHU से पढ़ रहे हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, चाहे आप DU से पढ़ रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे आप SKMU से पढ़ रहे हो, चाहे आप BBMQ तो मैंने बता ही दिया है ना, जो कि झारखंड का यूनिवर्सिटीज़ है, या फिर आप झारखंड पटना यानी कि झारखंड बिहार बंगाल, ठीक है, आप कोई भी राज्य से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है ना केवल गिने चुने राज्यों के लिए वैलिड है, बल्कि ये पूरे इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ चलती है या आने वाले भविष्य में चलेंगी, उन सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही मैं ये बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है ये BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए जो कोई भी फील्ड से क्यों ना इंजीनियरिंग कर रहे हो, या फिर BE वालों के लिए, BE यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग्स, तो ये कोई भी फील्ड से आप क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और मैं वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ और 110% का भरोसा दिलाता हूँ। और मैं ये भरोसा इसीलिए दिला पा रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है अपने ऊपर कि मैंने जैसे सेमेस्टर 2 का पूरा वीडियो लेक्चर सेशन में पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट करवाया, पूरा कवर करवाया आपको, ठीक है, रियल एनालिसिस का पार्ट मैंने पूरा ख़त्म करवाया है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट मैंने पूरा ख़त्म करवाया, तो ठीक इसी प्रकार से मैं सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए भी पूरा वीडियो लेक्चर सेशन ख़त्म करूँगा। मतलब एक एक चीज़ ख़त्म करूँगा, बुक का एक कोना भी नहीं छोड़ के रखूँगा, हर एक चीज़ को कंप्लीट करवाऊँगा, ठीक है। और एक बात ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि साथ ही साथ मैं ये भी बताते चलूँगा कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज होंगे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जामिनेशन में, आपके एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सब भी मैं बताऊँगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्या क्या क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं इंक्लूड कर दूँगा, ताकि आपको तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा भाई, पूरा पढ़ाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एग्ज़ाम के समय आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है, एग्ज़ाम के समय लिमिटेड पढ़ना होता है, जिसके मदद से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके, ठीक है। तो चलिए समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। और हमारा आज का मुद्दा है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। और मैं ये बता दूँ कि थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन एक नया चीज़ नहीं है। नया चीज़ नहीं है सर, तो मतलब हम लोग पढ़े हुए, हाँ बाबू, आप लोग इस थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन से रिलेटेड बहुत कुछ पहले से जानते हो, है ना, बहुत कुछ नहीं तो कुछ कुछ जानते हो, ठीक है, या फिर कह सकते बहुत कुछ भी जानते हो। सर आप दोनों बात कह रहे हैं, हाँ दोनों बात क्यों मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है। देखिए, आपने सेमेस्टर 2 में रियल एनालिसिस तो पढ़ा ही होगा, और मैंने बहुत खुल करके रियल एनालिसिस आपको पढ़ाया है। तो रियल एनालिसिस का ही ये दूसरा भाई है ना, और रियल एनालिसिस पहला भाई और रियल एनालिसिस का दूसरा भाई थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, यानी कि ये रियल एनालिसिस का ही पार्ट 2 है। तो ठीक है सर, पार्ट 2 है, तो इसका मतलब इसको सेमेस्टर 2 में ही पढ़ा देना चाहिए था। तो देखिए बाबू, पढ़ा तो देना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल की बातों को चर्चा की गई है ना। यहाँ पर रियल फंक्शंस पर एडवांस लेवल पर चर्चा किया गया है। ये रियल फंक्शंस क्या होता है ना, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, चिंता मत कीजिए, सब बताऊंगा, तभी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और एक बात ये है कि मैंने आपको बताया ना कि रियल एनालिसिस का ही ये जो है कि सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट आप कह सकते हो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 1 लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। ये लेक्चर 1 है जनरली,
लेकिन आप कहेंगे कि सर हम लोग तो पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, पेपर का ही नाम है थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। तो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का मीनिंग क्या होता है सर, ये बताइए पहले। इसके बाद हम लोग समझेंगे, चैप्टर पर एंट्री करेंगे, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं बताऊंगा थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस में मतलब कि हम लोग करेंगे क्या। रियल फंक्शंस, जो रियल फंक्शंस होते हैं उसके थ्योरीज पर पढ़ेंगे, उसके थ्योरी के ऊपर हम लोग बेस्ड बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ेंगे। रियल फंक्शंस, अब रियल फंक्शंस क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये समझिए पहले कि जो रियल फंक्शंस जो भी होते हैं उस फंक्शंस पर बेस्ड हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड थ्योरम्स करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपका रॉलिस थ्योरम है, मैक्लॉरियन थ्योरम है, टेलर सीरीज है, ठीक है, इसके बाद आपका डार्बक्स थ्योरम है, ठीक है, फिर आपका LMBT लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ढेरों थ्योरम आपको पढ़ना है, ठीक है, कैराथेडोरी थ्योरम्स है, तो बहुत सारा थ्योरम्स आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सब मैं बारी बारी से बताऊंगा, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वो सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग को ये पहले जानना जरूरी है कि भाई थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ना है हम लोग को, तो रियल फंक्शंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, मैं जो है कि हर बार की तरह जो है कि लिख के रखता हूँ, है ना, हर बार मैं लिख के रखता हूँ, लेकिन इस बार लिख के नहीं रखूँगा, अब थोड़ा सा मॉडर्न तरीका मैं अपना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपको जो है कि अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है। इसमें मैं आज लेक्चर 1 में मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये समझिएगा। ये सब चीज़ पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। और एक बात मैं जनरली ये आपको बताना चाहूँगा कि आज तक बुक का एक एक पॉइंट को, बुक का एक एक वर्ड को कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, कन्फर्म मैं कहता हूँ, दावे के साथ मैं कहता हूँ, ठीक है। आज तक बुक का एक एक वर्ड को किसी टीचर ने आज तक यूट्यूब में नहीं बताया होगा। थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके एक एक वर्ड को मैं यहाँ पर जो है कि एनालाइज करूँगा, माना उसको मतलब कि तिल का ताड़ करूँगा, समझ रहे ना, मतलब उसको तुम एकदम डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसीलिए घबराने वाली बात नहीं है, और ये सब जो चर्चाएं होंगी, अभी डिस्कशन होंगी, ये बुक को थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस को गहराई से समझने के लिए होंगी। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम लोग को सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो उनको क्या है, मैं सलाह देता हूँ कि जो टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स होंगी वे उन थ्योरम्स को देख सकते हैं, है ना, और ये क्लास वे स्किप कर सकते हैं। अगर उनको उनके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर उनके अंदर पेशेंस नहीं है कि मैं जो है कि 1 घंटा दे सकता हूँ या 2 घंटा दे सकता हूँ या आधा घंटा जो भी क्लास होगा उसमें दे करके मैं पूरे एक एक चीज़ को समझूँ, एक एक लाइन को समझूँ, तो वो स्किप कर सकते हैं। और जिनमें पेशेंस है कि मैं एक एक लाइन को समझना चाहता हूँ, इसके गहराई में उतरना चाहता हूँ, ठीक है। अभी तक आपको मालूम होगा कि बहुत सारे जैसे कि पेपर है, जैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, आपका ग्रुप थ्योरी का है, ये सबका जो है कि आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और भरपूर मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का जो है ना प्लेलिस्ट आपको बहुत कम मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों कम मिलेगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगा, इतना डिटेल में, इतना गहराई में मैं पढ़ाऊँगा ना, ठीक है, कि पढ़ने के बाद जब आप मतलब पूरा कंप्लीट होगा तो आप फील कीजिएगा कि हाँ मज़ा आ गया, आप कहिएगा कि मज़ा आ गया, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन हम लोग इतना गहराई से, इतना डेप्थनेस से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और एक एक मैंने कहा ना लाइन वाइज, बुक का एक एक लाइन वाइज मैं पढ़ाऊँगा। तो मैं क्या बुक पढ़ाऊँगा उसके बारे में हम थोड़ा सा डील कर लेते हैं। हाँ, देखिए, ये आपका सबसे पुराना ये सब बुक जो है कि मेरे पास 3 बुक है अभी, ऐसे तो बहुत सारा बुक है लेकिन मैं 3 बुक को सिलेक्ट किया हूँ जो कि बहुत ही बेस्ट बुक है मेरे नज़रिए में। जैसे कि सबसे पहले जो है कि AR वशिष्ठा और JN शर्मा, ये मेरठ पब्लिकेशन का है, मेरठ पब्लिकेशन, मेरठ, ठीक है। और मेरठ से ये बुक निकलती है और ये कृष्णा पब्लिकेशन की है ना, मेरठ से ये बुक निकलती है, पब्लिश होती है, और ये कृष्णा पब्लिकेशंस की बुक है। और ये आप देख रहे हैं डिग्री लेवल बुक, ये लालजी प्रसाद जी की बुक है, ये पटना से निकलती है, ठीक है। तो
और ये भी बुक बहुत बेस्ट है। ये झारखंड और बिहार में खूब जोर चलती है, बहुत अच्छी तरीके से चलती है ये बुक, है ना। आप देख सकते हैं, चाहे BBMK हो, चाहे आप SKMU से पढ़ रहे हो, चाहे आप VBU से हो, है ना, या आप LNMU से हो, ठीक है ना। तो ये बुक आपके लिए बहुत बेस्ट है, लालजी प्रसाद जी की बुक, ठीक है। तो ये एक बुक हुई, ठीक है। इसमें आपको टोटल तीनों का तीनों पेपर को कंबाइन करके रख दिया गया है, जैसे पेपर नंबर 5, 6 और 7। लेकिन ये बुक जो है कि मतलब आप कह सकते हैं इसमें उतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा उसी पर बेस्ड जो है कि ये बुक बनाया गया है, समझ रहे हैं ना। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया गया है इस बुक में, है ना, इस बुक में, ठीक है। और उसी वही दूसरी तरफ कृष्णा पब्लिकेशंस की AR वशिष्ठा, इसमें भी जो है कि एग्जाम्पल्स दी गई है, लेकिन बहुत पुरानी एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जो कि अभी के समय में काम नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा बुक है, इसमें भी लिखाया गया इसमें भी अच्छा लिखा गया है। अच्छा, और एक बुक लास्ट है मेरे पास जिसको मैं चुनना चाहूँगा, S चंद पब्लिकेशन, ये देख सकते हैं, ये बंगाल से निकलती है और ये बुक सबसे बेस्ट मैं मानूंगा। इसको मैं जो है कि 100 आउट ऑफ 100 दूंगा। इस बुक को मैं 100 आउट ऑफ 100 दूंगा, क्योंकि इसमें ऐसा मतलब एग्जाम्पल दिया गया है जिससे आप हर एक टॉपिक को समझ सकोगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकोगे, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर बुक बेचने नहीं आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा नहीं, ठीक है। हाँ, ये बुक तो आपको खरीदना ही पड़ेगा लालजी प्रसाद जी की, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम में आएगा इसी से, ठीक है। और अगर नहीं भी खरीदते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रियल एनालिसिस से काम चल जाएगा, है ना। इसको खरीद लीजिएगा। MD राय सिंघानिया और शांति नारायण जी ने इस बुक को लिखा है, ठीक है। इस बुक का राइटर कौन है? शांति नारायण और डॉक्टर MD राय सिंघानिया, S चंद पब्लिकेशंस की है, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है ना, मार्वलस जिसको कहा जाए। तो इस बुक से मैं बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और जो शुरू के जो टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसको मैं इस बुक से कवर करने जा रहा हूँ। तो देखिए, एक बात ये है, मैंने कहा दिया कि 100% वो बुक सही है, ठीक है ना। तो मेरे नज़रिए से ये 100% सही हो सकता है, या किसी और के नज़रिए से सही हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आप पढ़े, आपके नज़रिए से ये बुक 100% फिट ना बैठे, या दूसरे के नज़रिए से ये बुक फिट ना बैठे। तो बहुत सारा ऐसा मतलब कि मर्म आ सकता है, तो उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो नज़रिया था, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जैसे कि इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया। अब उसका मैं बुराई नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एक बुक है और उस बुक को लिखने के पीछे भी बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत है ना। किसी भी बुक को लिखने के पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है ना, पूरा जीवन लग जाता है। तो इसीलिए किसी बुक का मैं बुराई यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इस बुक से बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया है, मुझे इस बुक से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, तो इसीलिए मेरे लिए ये बुक अच्छा हो गया, ठीक है ना। ये बस बात है। तो अभी देखिए, मैं आपके सामने थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन का जस्ट अब शुरुआत करना चाह रहा हूँ, और इसमें मैं आपको जो है कि पेपर नंबर 5, है ना, पेपर नंबर 5, और इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को चलाऊंगा, है ना। उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कितना लंबा हो गया, नहीं तो फिर आप बोर हो जाओगे, है ना। ऑलरेडी 14 मिनट्स का वीडियो हो गया है, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा जो है कि आपके साथ डिस्कस कर दिया, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग आते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है। आप पेज नंबर 3 निकाल लीजिए, है ना। ये बुक अगर आपके पास है, ग्रीन रंग का जो बुक है, ये अगर आपके पास है तो आप पेपर नंबर 5 निकाल लीजिए, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, है ना। पेपर नंबर 5 थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस, है ना। और पेज नंबर 3 निकाल लिए, बहुत अच्छा। अब इसके हर एक लाइन को मैं समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, मतलब फंक्शंस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, हम लोग फंक्शंस की लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, और हम लोग यही करते आ रहे हैं क्लास 12 से। हम लोग किसी भी फंक्शंस की लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। आइए, तो आपके पास बुक है, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो इंट्रोडक्शन पार्ट मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ और उसको समझाऊंगा।
In the present chapter, we shall introduce the important concept of limit and continuity of a functions, whose domain is an interval and whose range is a subset of R. आपको स्क्रीन पे शो होते हुए दिख रहा होगा ये पूरा लेक्चर, मतलब जो भी मैं लिखा हूँ, ठीक है, वो पूरा शो होते हुए दिख रहा होगा। हाँ, तो इस चैप्टर के अंतर्गत, है ना, क्या कहता है, इन दी प्रेजेंट चैप्टर, इस प्रेजेंट चैप्टर के अंतर्गत हम लोग फलन यानी कि फंक्शन, है ना, किसी फंक्शन की लिमिट और निरंतरता यानी कि उसके कॉन्टिन्यूटी की महत्वपूर्ण अवधारणा का परिचय देंगे। समझ रहे हैं ना, मतलब इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, किसी भी फंक्शन की लिमिट के बारे में पढ़ेंगे और किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या है कि फंक्शन की लिमिट और उसकी कंटिन्यूटी पर बेस्ड हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर पढ़ेंगे, समझे ना। तो सर इससे पहले हम लोग क्या करते थे क्लास 11-12 में, तो क्लास 11-12 में आप सिर्फ लिमिट को पढ़ते थे, आप सिर्फ कंटिन्यूटी को पढ़ते थे, लेकिन लिमिट पर बेस्ड आपने थ्योरम्स पढ़ा होगा लेकिन उसके थ्योरम्स का प्रूफ नहीं किया होगा। तो वही ना मैंने कहा, उस फंक्शंस की लिमिट पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उस फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड थ्योरम्स पढ़ेंगे, लिमिट पर बेस्ड थ्योरम्स पढ़ेंगे, है ना। और ये सभी के सभी रियल फंक्शंस के अंतर्गत आती है। कि किसके अंतर्गत आती है, तो रियल फंक्शंस के अंतर्गत आती है। और जिसका डोमेन, देखिए फंक्शन कभी भी बनता है तो उसका डोमेन होता है और उसका रेंज होता है। डोमेन का मतलब उसका इनपुट और रेंज का मतलब उसका आउटपुट। तो किसी भी फंक्शन का डोमेन होता है तो वो डोमेन कहाँ से होगा, तो एक इंटरवल से होगा, एक कोई इंटरवल से। मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए, अच्छा चलिए आप सपोज कीजिए क्लोज इंटरवल A to B है। अच्छा आप देख ही लीजिए, ठीक है, लीजिए देख लीजिए, क्लोज इंटरवल A to B है, ऐसा भी हो सकता है ना, क्लोज इंटरवल A to B। तो इसी क्लोज इंटरवल A से B में A को भी लेना है, B को भी लेना है, और A और B के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन सभी को एज ए इनपुट लेना है, यानी कि डोमेन लेना है, ठीक है ना, फंक्शन का डोमेन लेना है। और इसका जो रेंज आएगा, मतलब इसका जो रेंज आएगा, देखिए अब मैं इसको स्क्रीन से हटाता हूँ, इसको स्क्रीन से हटा दिया मैंने। अब समझिए बात को, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक सेट A डिफाइन करता हूँ और ये सेट B डिफाइन करता हूँ और इसके बीच में एक फंक्शन F डिफाइन करता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो कहाँ से आ रही होंगी, तो इस इंटरवल से आ रही होंगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर मान लीजिए B है, और यहाँ पर A और B के बीच में ढेर सारा पॉइंट्स है। मैंने A पुट किया तो मुझे क्या मिल गया, FA मिल गया। अब मैं B पुट किया तो मुझे क्या मिल गया, FB मिल गया। इसी प्रकार से डॉट 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 पुट किया तो F डॉट मिल गया, इसी प्रकार से F डॉट मिल गया। तो इस प्रकार से डॉट 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 बहुत सारा टर्म्स आएंगी। तो ये जो आ रही है इसको कहते हैं रेंज। और ये रेंज अगर सबसेट बन जाए, ये रेंज अगर सबसेट बन जाए रियल नंबर का, क्या मैंने बोला, ये रेंज अगर सबसेट बन जाए रियल नंबर का, सबसेट बन जाए रियल नंबर का, हो सकता है इक्वल भी हो जाए या नहीं भी इक्वल हो, है ना, हो सकता है पूरा का पूरा रियल नंबर ही इधर आ जाए रेंज में, हाँ, इसीलिए रियल नंबर के इक्वल हो जाए, है ना, इसीलिए इम्प्रॉपर सबसेट हो जाए। ये इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। या हो सकता है इसमें कुछ ऐसा पॉइंट्स रहे जो कि रियल नंबर से, इसमें जो सेट बने, ये जो सेट बने रेंज का, हो सकता है ये रियल नंबर से थोड़ा कम हो, यानी कि प्रॉपर सबसेट हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं बाबू, कि यहाँ पर जो मैं वैल्यूज लूँगा वो एक गिवन इंटरवल से होंगी। यहाँ पर जो वैल्यूज लूँगा मैं वो एक गिवन इंटरवल से होगी, ये इंटरवल से होगी, कोई भी इंटरवल, जैसे A, B क्लोज इंटरवल, है ना। या हो सकता है कि मैं ओपन इंटरवल ले लूँ A, B, यानी कि A को नहीं लेना, B को नहीं लेना, A और B के बीच में सारे वैल्यूज को लेना है, और उन सारे वैल्यूज को हम लोग कहेंगे डोमेन। और इसको पुट किए फंक्शन में, और पुट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको कहेंगे रेंज, उसको कहेंगे रेंज। और ये रेंज जरूर जो है कि सबसेट होगा किसका, तो रियल नंबर का। अगर सबसेट, देखिए जरूर नहीं मैं कह सकता हूं, हाँ ये मैं कह रहा हूं कि अगर रेंज सबसेट हो जाए रियल नंबर का, तब हम लोग ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं,
रियल फंक्शंस कहते हैं। क्लियर है? अब रियल फंक्शंस क्लियर हो गया होगा कि भाई मैं क्या करूंगा कि क्लोज इंटरवल ए बी से या ओपन इंटरवल ए बी से, यानी कि मैं कोई ना कोई एक इंटरवल चूज करूंगा जहां से मैं इनपुट को यहां पर लूंगा, फंक्शन एफ के लिए इनपुट लूंगा, और फंक्शन एफ के लिए जैसे ही इनपुट लिया तो मुझे ए के लिए एफ ए मिलेगा रेंज, फिर बी के लिए एफ बी मिलेगा। मान लीजिए ए और बी के बीच में बहुत सारा नंबर है ना, के एम एल है ना, एन, इस टाइप से बहुत सारा नंबर है। तो के लिए फिर एफ के मिलेगा, एम के लिए फिर एफ एम मिलेगा, फिर एल के लिए एफ एल मिलेगा, और एन के लिए एफ एन मिलेगा। समझ रहे ना? तो इस प्रकार का जो भी नंबर्स यहाँ पर मिलेंगी वो सारा का सारा क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। अगर मतलब रियल नंबर होंगी तभी तो वो सबसेट होगा रियल नंबर का। अगर ऐसा हो जाए जो भी नंबर या जो भी रेंज आ रहा है, जो भी रेंज यहाँ पर मिलेगा वो सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का, तो फिर हम लोग कहेंगे कि एफ इज ए रियल फंक्शन। क्या कहेंगे? एफ इज ए रियल फंक्शन। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देते तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे देते हैं अच्छा तरीके का, है ना, इससे आप ज़्यादा परिचित हो। देखिए बाबू, अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, एफ सच डेट, है ना, ए टू बी एंड एफ इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू, मैं ऐसा कर दूँ एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं ऐसा कर दूँ तो भाई मेरे क्या करेंगे, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, मैं यहाँ पर एक फंक्शन एफ यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। इस पोजीशन पर मेरा क्या हो जाएगा, जैसे एक्स के यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला है तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते रहेगा। ठीक है ना, डॉट 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 चलते रहेगा। अब कहने का मतलब 1 रखूँगा तो उसका स्क्वायर एक्स, मतलब एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, मतलब ये इस पर मैप्ड होगा। फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, है ना, ये इस पर मैप्ड होगा। फिर 3 रखेंगे तो उसका स्क्वायर 9, ये इस पर मैप्ड होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से बहुत सारा नंबर आएगा। और आप देख सकते हैं 2 आया, 2 नहीं सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही ना हुआ, तो यानी कि आप देख सकते हैं 1 आया, 4 आया, 9 आया, डॉट डॉट डॉट, ये सभी के सब क्या आएंगे, रियल नंबर होंगे। और ये ज़रूरी है, या ये जो है कि कन्फर्म है कि ये सबसेट होगा रियल नंबर का, ये रियल नंबर का ही सबसेट होगा, क्योंकि 1 4 9 ये सब जितने भी नंबर है ये रियल नंबर है। तो ऐसा अगर होए, अगर रेंज मेरा रियल नंबर का सबसेट हो जाए, तब हम लोग ऐसे फंक्शंस को रियल फंक्शंस कहते हैं। तब ऐसे फंक्शंस को हम लोग रियल फंक्शंस कहते हैं। चाहे यहाँ पर x³ रहे, x4 रहे, कोई भी मतलब टाइप का फंक्शन रहेगा तो वो रियल फंक्शंस रहेगा। समझ रहे ना? चलिए कन्फर्म है, यही है रियल फंक्शंस का डेफिनेशन। तो आशा है कि आपको रियल फंक्शन समझ में आ गया। अब आप ये समझिए कि रियल फंक्शन समझ में आ गया, तो रियल फंक्शंस में हम उनके थ्योरीज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उस पर बेस्ड थ्योरम्स को देखेंगे, है ना, ये बात है। मतलब ये कि हम लोग वैसी थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि रियल फंक्शन से रिलेटेड हो। हम लोग वैसी थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि रियल फंक्शन से रिलेटेड हो। समझ रहे ना? आइए फिर से मैं ले आता हूँ, है ना, स्क्रीन को। हाँ, अब आप देख सकते हैं। हाँ, तो भाई ये क्लियर हुआ कि अगर रेंज सबसेट हो जाए रियल नंबर का तो वैसे फंक्शंस को हम लोग रियल फंक्शंस कहते हैं। तो एट द अर्लियर क्लास वी स्टडीड द बेसिक लिमिटिंग कंसेप्ट रिलेटिंग टू द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। पिछली कक्षा में हमने वास्तविक संख्याओं के सीक्वेंस की लिमिट से संबंधित फंडामेंटल जो है कि सीमित अवधारणाओं का स्टडी किया था। क्या कहना चाह रहा है, मतलब हम लोग पिछले कक्षाओं में क्या किया था, मतलब इससे पहले वाले जैसे 11th 12th में क्या किया था, तो जो रियल नंबर थी, रियल नंबर के सीक्वेंस पर बेस्ड हम लोग उसके लिमिट पर संबंधित, मतलब क्या कहना चाह रहा है, हम लोग जो है कि प्रीवियस ईयर में यानी कि 11th 12th में हम लोग लिमिट के बारे में पढ़ा था। हमने लिमिट के बारे में पढ़ा था। और लिमिट किसका होता है, तो लिमिट सीक्वेंस का ही होता है। लिमिट किसी सीक्वेंस का ही होता है। और सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस एक प्रकार का मैपिंग होता है, आपको मालूम होगा, है ना, मैंने रियल एनालिसिस में आपको पढ़ाया होगा। ठीक है ना, सीक्वेंस क्या होता है, तो एक प्रकार का मैपिंग होता है। सीक्वेंस एक प्रकार का मैपिंग होता है।
जो भी रेंज आ रहा था ना, जो भी रेंज आ रहा था वही सीक्वेंस बना रहा है। जैसे 1 का 1 स्क्वायर आया, 2 का 4 आया, 3 का 9 आया, तो 1 9 16 है ना, इस प्रकार से। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1 4 9, फिर इस प्रकार से जो भी नंबर्स आएंगी, जो भी रेंज में जो वैल्यूज आएंगी, उस रेंज के वैल्यूज को हम लोग अगर ऐसे सजा दें, ऐसे सजा दें, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया, है ना। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो भी मेरा ये वैल्यूज आ रही है, इसको मैं कॉमा कर करके सजा दूं और यहाँ पर एक ऐसा लिख दूं और डॉट 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 यहाँ पर ऐसा लिख दूं, तो इसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यही मेरा सीक्वेंस है। और जैसे कि एक सीक्वेंस है मेरा जैसे 0, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसा कह सकते हैं 1/9n। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्यों है? क्योंकि n का वैल्यू जैसे ही आप इन्फिनिटी तक ले जाते हैं तो ये 0 पर कन्वर्ज करने लग जाता है ना। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है। ये सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ा चुका है आपको, ठीक है, रियल एनालिसिस के टॉपिक में। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने n का वैल्यू कहा दिया नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो 1/1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, डॉट 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 1 एक समय आएगा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो इन्फिनिटी हुआ ये 0 की ओर टेंड्स करेगा, ये 0 की ओर टेंड्स करेगा। जैसे ही मेरा n इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करेगा वैसे ही 1/n मेरा 0 की ओर टेंड्स करेगा। मतलब अगर n इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा तो 1/n 0 की ओर बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये 0 की ओर टेंड्स करेगा, तो इसीलिए ये सभी के सभी जो नंबर से 0 की ओर मूव करेगा, 0 की ओर कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, उसी की ओर सिकुड़ने की कोशिश करेगा। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सारा रे जो है कि एक जगह पर फोकस हो जाए, है ना, सारा रे एक जगह पर फोकस हो जाए, तो सारे नंबर्स 0 पर कन्वर्ज होने का कोशिश करेंगे। इसीलिए इसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे और इसका लिमिट क्या होगा? 0 होगा। समझ रहे ना? तो ऐसी बात है, कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्ज है तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होता है? एक ही होता है, यानी कि लिमिट उसका एक होता है। समझ रहे ना? तो पिछले कक्षा में आपने रियल नंबर के सीक्वेंस के बारे में पढ़ा होगा और रियल नंबर के सीक्वेंस पर बेस्ड उनकी लिमिट के कंसेप्ट्स को पढ़ा होगा, है ना। आपने जैसे कि सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ा था, उस पर बेस्ड लिमिट मतलब रियल नंबर पढ़ा था, रियल थ्योरी ऑफ रियल, मतलब आपने रियल एनालिसिस में रियल नंबर से रिलेटेड उसके सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, है ना। आपने पिछले कक्षाओं में क्या किया था? रियल एनालिसिस में, है ना, रियल नंबर से रिलेटेड उसके सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था और उस सीक्वेंस में लिमिट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, है ना। कि लिमिट जैसे कि क्या होता है, जैसे कोई अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका लिमिट 1 होता है, कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। कोई अगर ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है तो उसका लिमिट 0.2 होता है। ये सब चीज़ के बारे में आपने पढ़ा था, ये सब चीज़ के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है। ये हुआ। अब बात ये है कि आपने तो ये सब पढ़ा था, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटिंग कंसेप्ट थी, मतलब बहुत सीमित कंसेप्ट थी। आपने लिमिट के बारे में बहुत कम पढ़ा था। यहाँ पर हम लोग लिमिट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना, वही बात है। तो यहाँ पर वही कहा गया है, सीमित अवधारणाओं का स्टडी किया था, है ना। लिमिट से संबंधित सीमित अवधारणाओं का जो है कि हम लोग कह सकते हैं फंडामेंटल अवधारणाओं का, फंडामेंटल कंसेप्ट्स का आपने स्टडी किया था। इस चैप्टर में हम फंक्शंस की लिमिट और कंटिन्यूटी की धारणा का सामना करेंगे। मतलब इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग? कंटिन्यूटी और लिमिट के और भी जितने भी कंसेप्ट छूटे हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर करने का कोशिश करेंगे। कोशिश ही नहीं, उसको कवर करेंगे, ठीक है ना। लिमिट और कंटिन्यूटी पर बेस्ड जितनी भी जो है कि छूटा हुआ कंसेप्ट्स हैं जो कि सेमेस्टर 2 में हम लोग छोड़ चुके हैं, उसको सेमेस्टर 3 में पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। किसी चीज़ को छोड़ने नहीं देंगे, हर एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे, लिमिट रहे चाहे कंटिन्यूटी रहे। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सर हम लोग थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ा रहे हैं और थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस को पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले लिमिट पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद कंटिन्यूटी पढ़ेंगे और कंटिन्यूटी पढ़ लिए। अब इसके बाद फिर एक और नया कॉन्सेप्ट आ रहा, लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है? तो ये समझ रहे ना, एक कड़ी दर कड़ी जुड़ा हुआ है, एक सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है। इसको पढ़ेंगे तब जाके ये पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तब जाके उसको पढ़ेंगे। समझ रहे ना, एक लाइन वाइज लाइन है, समझ रहे ना, स्टेप बाय स्टेप। तो यही बात है। आइए आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एनकाउंटर द नोशन ऑफ द लिमिट
ऑफ ए फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूटी, है ना। मतलब वही बात है कि इस चैप्टर में हम फंक्शन की लिमिट और कॉन्टिन्यूटी की धारणा के बारे में पढ़ेंगे या उसके बारे में हम लोग सामना करेंगे। जस्ट मैंने उसका जो हिंदी है उसके ऊपर लिख दिया और इंग्लिश तो उसके नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। और ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ना, देखिए ये हिंदी भी लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश भी लिखा हुआ है, मतलब इसका इंग्लिश का हिंदी भी लिखा हुआ है। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, ठीक है ना, आपके लिए, ताकि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ था जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, समझ रहे हैं ना। मेरे साथ में जो प्रॉब्लम हुआ है वो आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि भाई पढ़ो तो ऐसा पढ़ो, है ना, ऐसा मत पढ़ो ऊपर ऊपर, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ो। तो ये मैं आपसे डील करना चाहता हूँ। तो आगे देखिए, बट सिंस दीज कंसेप्ट्स लाई एट द फाउंडेशन ऑफ ऑलमोस्ट all of mathematical activities, their analytical understanding is absolutely essential। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, लेकिन चूंकि ये अवधारणाएं, ये कंसेप्ट्स, ये जो कंसेप्ट्स है लगभग सभी मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ की फाउंडेशन है, नींव है, समझ रहे हैं, नींव जिसको कहते हैं। मतलब ये सब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे लिमिट हो गया, कॉन्टिन्यूटी हो गया, रियल फंक्शंस होगी, उनकी थ्योरीज हो गई, ठीक है, ये सब जो है कि लगभग सभी मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ की फाउंडेशंस है, बुनियाद है ना। इसीलिए इनकी एनालिसिस, इनकी विश्लेषणात्मक, मतलब इसकी एनालिसिस यानी कि एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, नितांत आवश्यक है, समझ रहे ना। इसीलिए क्या लिखा हूँ मैं, इसीलिए इनकी विश्लेषणात्मक समझ नितांत आवश्यक है, मतलब इसको बहुत डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये सब जो है ना, बुक में कोई भी राइटर लिख देता है इतना लैंग्वेज, तो आप लोग उसको स्किप करके आगे भाग जाते हैं, तो आप लोग इसका कोई महत्व नहीं देते हैं। लेकिन देखिए महत्व देना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने दिया है उसी प्रकार से आपको भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो राइटर उसके बारे में बताना चाहता है कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना, आगे आपको क्या क्या चीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा, ये सब बातें हैं। तो इसीलिए इस सब को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। आइए अब थोड़ा सा मैं टाइमिंग देख लेता हूं, अगर ज़्यादा हो गया होगा तो अब नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। चलिए 33 मिनट हो गया है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।